हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा, आईआईटी जेईई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेटा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या है। और कई बच्चे जिनका कंप्लीट टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो वो इन क्वेश्चनों को देखकर अपना रिवीजन कर सकता है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट हमें लर्न होने चाहिए और किस हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने हैं। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, बार बार ऑर्गेनिक को पढ़ते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट है उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिएगा, इस पेपर का क्वेश्चन है, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग। आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या गिवन है, फिनोल गिवन है। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले कि फिनोल है। तो इससे पहले अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -i, +m और +i, अर्थात -m फिर -i फिर +i और सबसे लास्ट में +m होता है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है। क्योंकि हमें पता है कि एक एसिड जो होता है और उस एसिड में से जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है और कॉन्जुगेटेड बेस एनाइन होता है और एनाइन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से स्टेबलाइज होता है। अब आप देखो, अगर ये फिनोल है, इस फिनोल के मैंने एक बार तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगाया है जिसका -m और -i है। एक मैंने स्टैंडर्ड फिनोल लिया है और एक जो कंडीशन है उसमें फिनोल जो है उसके पैरा पोजीशन पर EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है जिसका +m और +i है। अब आपको पता है कि यहाँ से जब कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस बन गया, यहाँ भी कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, यहाँ भी कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इससे लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अब बताओ, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। अगर ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो आपको पता है ये मोर एसिडिक भी होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो देखो, फर्स्ट में ऑर्थो पर है तो -m, पैरा पर है तो -m, यहाँ पर दोनों ग्रुप का -m ऑब्जर्व हो रहा है, -m ऑफ बोथ NO2 ग्रुप। इसमें देखो ये मेटा पर है, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर है, यहाँ भी -i और यहाँ भी -i, -i ऑफ बोथ NO2। क्यों? क्योंकि ये किस पर है, मेटा पोजीशन पर है और मेटा पर कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। थर्ड वाले में ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर है, क्या लग रहा है, इसका -m ऑब्जर्व हो रहा है। और फोर्थ वाले में ये OCH3 है और इसका +m है और +m की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो PQR के अंदर स्टेबलाइज हो रहा है, तो इन तीनों में तो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि आपके R में S में डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो S तो सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा ऑर्डर, PQR ग्रेटर देन S। अब देखो, PQR में से P में भी M है और इसमें भी M है, बट इसमें 2m है, इसमें 1m है। तो पहले आएगा P, फिर आएगा R, फिर आएगा Q और फिर आएगा S। ये इसका आंसर होगा। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है। तो बेटा इसका आंसर भी राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ओलिफिन्स विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो आपको बताना है वो एल्कीन क्या है। तो बेटा ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, उसके अंदर हमें प्रोडक्ट गिवन है। और सर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ओजोनोलाइसिस के अंदर अगर कभी भी आपको प्रोडक्ट दिए हो तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनके जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप है उनको कंबाइन कर दिया करो। तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको भी मैं लिखूंगा O डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। तो इसका मतलब जो आपके पास ओलिफिन्स था वो ये ओलिफिन्स है। क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 2 पेंटीन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, D।
तो ध्यान रखना बेटा, ओजोनोलाइसिस के अंदर अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट गिवन हो और रिएक्टेंट पूछा हो तो मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अर्थात जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें जो ऑक्सीजन ग्रुप है उनको हटाकर उससे उनको कंबाइन कर दिया करो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर के क्वेश्चन में C3H6Cl2 अर्थात ये डाई हेलाइड है। अब ये डाई हेलाइड जेम भी हो सकता है और विष भी हो सकता है। इसका रिएक्शन करना है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्यू बनेगा, क्यू पर रिएक्शन करना है B2H6 डाइबोरेन अर्थात हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अर्थात EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आर बनेगा। आपको बताना है कंपाउंड P विल बी, P क्या है, और जब हम P का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी R का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको P गिवन है। तो अब आपको एक बात क्लियर है कि यहाँ पर इलिमिनेशन हो रहा है और आपके पास B2H6 के साथ क्या है तो ये बना है, और यहाँ पर हम जो लेंगे उसमें एक्वस, और एक्वस वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, NSR हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, NSR। अब आपको पता है कि वो डाई हेलाइड के लिए कह रहा है, तो डाई हेलाइड जो है वो आपके कितने पे, C3H6 पर। तो 3 टाइप के डाई हेलाइड हो जाएंगे, एक जेम डाई हेलाइड, एक विष डाई हेलाइड और एक पॉलीमिथाइलिन हेलाइड वाले में। तो 3 टाइप के हेलाइड है यहाँ पर। फर्स्ट आपका जेम है, सेकेंड आपका विष है, थर्ड वाला पोली है और ये भी आपका जेम है। अब आप देखो मैं इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन से इसको सोल्व करता हूँ। तो मैंने इसको लिया है CH3 CH2 CHCl Cl, यह है आपका जेम डाई हेलाइड। अब इस जेम डाई हेलाइड का हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। आपको पता है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल HCl इलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से 2HCl निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। अब एल्काइन का HbO2 के साथ B2H6 डाइबोरेन H2O2OH माइनस के साथ आपको पता है कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनियोव रूल का फॉलो होगा। और एंटी मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग आपको पता है, एंटी मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस क्राउडेड अर्थात बार वाले पर लगेगा यहाँ पर। और कौन सा एडिशन है, सेन एडिशन है ये। तो आप देखो जब हम यहाँ पर OH ग्रुप ऐड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पर तो लगेगा OH और इस पे लगेगा आपका H, तो ये ग्रुप लग जाएगा। अब देखो ये इनोल है, अनस्टेबल है, तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा बेटा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और जब इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा तो इसके वाया CH3 CH2 CHO अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम इसका यहाँ से क्या करते हैं, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्वस KOH, और एक्वस KOH का मतलब समझ रहे हो, NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से CH3 CH2 CH OH OH डाइओल बन जाएगा। आपको पता है अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वापस इसी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम जो यहाँ पर डाई हेलाइड लेंगे वो डाई हेलाइड कौन सा होना चाहिए बेटा, जेम होना चाहिए, विष वाला नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम विष डाई हेलाइड लेंगे तो विष डाई हेलाइड का जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जब इसका हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो फिर आपका R प्रोडक्ट जो है वो इसके सिमिलर नहीं होगा, इसलिए आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सी वाले में पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इलिमिनेशन होगा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब इलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर अर्थात एल्काडाइन का फॉर्मेशन होगा, और एल्काडाइन पर B2H6 का फिर क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सी भी आंसर रॉन्ग है। अगर मैं डी लूंगा तो डी में आपको पता है क्या होगा, डी में जब हम यहाँ से रिएक्शन करेंगे ऐसे, तो देखो यहाँ Cl यहाँ Cl, तो यहाँ से क्या होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन तो हो जाएगा। आपको पता है डी जब हम लेंगे तो डी में एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। B2H6 के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ध्यान दीजिए, जब B2H6 के साथ इस पर रिएक्शन करेंगे तो B2H6 के रिएक्शन के साथ भी क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक भी राइट है। बट जब हम इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करने से, जब इसका हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड नहीं कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर आपके ये वाला प्रोडक्ट और एक्वस KOH से बनने वाला प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, इसलिए आंसर डी भी रॉन्ग है। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा, फर्स्ट अर्थात जेम डाई हेलाइड, अर्थात इसका आंसर कौन सा है, 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन।
अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन वुड बी। आपको ये रिएक्शन गिवन है, इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना सी क्या है। तो हमें यहाँ पर एनिलीन गिवन है और एनिलीन के साथ में CH3, इसको बोलते हैं पैराटोलुडीन, अर्थात पैराटोलुडीन गिवन है बेटा, इसका कॉमन नेम है, हमें लर्न भी होना चाहिए। अब आप देखो पैराटोलुडीन में इसका तो +M है और इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर आपका जो अटैकिंग ग्रुप है, यहाँ पर आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो अटैकिंग ग्रुप जो है उसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो NH2 होगा CH3 के कंपेयर में, क्योंकि NH2 का +M है और CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है। आपको पता है कि NH2 जो है वो हाईली एक्टिव होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए पहले हम इसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसिटिलेशन कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, इसका एसिटिलेशन। तो देखो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होगा वो एसिटिलेशन होगा, और एसिटिलेशन में हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं। तो देखो आप, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिलेशन, ये एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये H इसके साथ आ जाएगा और ये ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा, इससे एसिटिनिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया आपके एसिटिनालाइड, ये बन गया। अब आप देखो इससे क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर तो इसका लोन पेयर जो है वो 100% रिंग में जा रहा था, इसलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, 100% डी लोकेलाइज इन रिंग। बट आप देखो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो हाफ हाफ हो गया, अर्थात यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ गई। और क्रॉस कॉन्जुगेशन की कंडीशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो गई, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग कंपेयर टू एनिलीन, अर्थात कंपेयर टू टोलुडीन। आप ध्यान दें, इसका जो ये टोलुडीन है, इस टोलुडीन के कंपेयर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए अब हम यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इस पर करना है Br2 प्लस एसिटिक एसिड के साथ हेलोजिनेशन रिएक्शन। बताओ बेटा कौन सा रिएक्शन होगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें अटैकिंग स्पीशीज कौन है, Br2। अब अगर ये स्पीशीज नहीं होती तो Br2 का अटैक ऑर्थो पोजीशन पर होता, बट यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो ये कंट्रोल्ड हो गया, और इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट रिएक्शन। अर्थात ये हेलोजिनेशन है, कौन सा हेलोजिनेशन है बेटा, डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं है बेटा, ये आपके इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन का पोर्शन है। जब यहाँ से इस पर इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन होगा तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर Br लग जाएगा, तो NH CO CH3, और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर Br ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट ये B बन गया आपके पास, तो ये B है बेटा, और ये आपका A है। अब वो क्या कर रहा है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा है अगेन। तो जो गेन जैसे इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस के एसिडिक मीडियम में, तो ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और वापस एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका जो C प्रोडक्ट है वो C प्रोडक्ट ये होगा। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट आंसर रॉन्ग है, सेकेंड आंसर रॉन्ग है, थर्ड आंसर रॉन्ग है, डी आंसर राइट है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका आंसर क्या होगा बेटा, डी। तो दोबारा देख लीजिएगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एनिलीन में NH2 का लोन पेयर 100% रिंग में डीलोकेलाइज होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए पहले इसका एसिटाइलेशन किया जाता है, और एसिटाइलेशन करने से यहाँ पर एसिटिनिलाइड बनता है, जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें लोन पेयर जो है वो रिंग में कम हो जाते हैं, अर्थात लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। इससे हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा सकते हैं 1 पोजीशन पर। तो हम जब इसका हेलोजिनेशन कराएंगे तो 1 पोजीशन पर हेलोजिनेशन हो जाएगा, और जब उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो आपका जो NH2 ग्रुप, मतलब ये जो आपने एसिटाइलेशन किया था वो ग्रुप वापस रिमूव हो जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इस पर जिंक Hg और HCl, अर्थात जिंक अमलगम और HCl गिवन है। आपको पता है जिंक अमलगम और आपका जो कंसंट्रेटेड HCl है इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम,
क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है इसके अंदर आपका C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो CH2 अर्थात मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास रिएक्टेंट गिवन है, इस रिएक्टेंट के अंदर देखो मैं एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ से ये कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा और ये कार्बोनिल ग्रुप हट के आपके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये तो रिएजेंट फर्स्ट के बारे में बात हो गई है। अब इस रिएक्शन के अंदर उसने रिएजेंट 2 क्या ले रखा है, कंसर्टेड HCl। अब आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ कंसर्टेड HCl है तो क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एल्किल आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर EAR। तो यहाँ पर EAR रिएक्शन होगा। अब आपको पता है EAR में भी कौन से रूल का फॉलो होगा, मार्कोनियोव का। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैटाइन, अर्थात ये हमेशा मोर क्राउडेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो आपका जो मोर क्राउडेड कार्बन है, तो देखो ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, ये मोर क्राउडेड है। तो मोर क्राउडेड कार्बन पर तो आपका न्यूक्लियोफाइल, तो अब आप देखो HCl में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर क्राउडेड कार्बन पे आके ऐड होगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा, या मिथाइल है और जिस कार्बन पे मिथाइल उसी पे क्लोरीन होगा और ऊपर वाले पर हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में केवल क्लेमेंसन रिएक्शन हुआ है, कंसर्टेड HCl का रिएक्शन नहीं किया। बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन में क्लेमेंसन भी हुआ है और कंसर्टेड HCl का एडिशन भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी है और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ रिएक्शन दैट कैन गिव बेंजीन एज मेजर प्रोडक्ट। आपको ये रिएक्शन गिवन है, इनमें से बताना है बेटा किसके अंदर बेंजीन मेजर प्रोडक्ट है। सबसे फर्स्ट है फिनोल। फिनोल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन किया है, तो बेटा फिनोल का जिंक डस्ट के साथ ये रिडक्शन है और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके वाया यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपके बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। नंबर टू में एसिटिलीन गैस है, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया है। तो बेटा ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन सा है बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। कैसे होगा मैं एक्सप्लेन कर दूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके वाया बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ये मतलब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखें। तो यहाँ से भी बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपके बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, उसका H3PO2 के साथ, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बेटा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, अर्थात यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये इसको रिडक्शन करेगा, अर्थात इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा बाई हाइड्रोजन। तो ये भी कौन सा पार्ट है, रिडक्शन का पार्ट है, जहां से ये ग्रुप रिप्लेस होगा किससे, हाइड्रोजन से। और बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, बेंजीन का। तो ये भी राइट है। अब आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 में बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड की NaOH प्लस CaO जो कि 3:1 में होता है, इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। और बेटा इट इज द डी कार्बोक्सिलेशन, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में CO2 गैस, तो यहाँ से ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, आपको पता है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, बेंजीन का। तो इसके अंदर भी बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट है ग्रिग्नायर रिएजेंट, और ग्रिग्नायर रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। किसके साथ बेटा, एसिटिक एसिड के साथ। तो आपको पता है ये क्या होगा, ये होगा एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट है। आपको पता है कि RMgX जब भी किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो RMgX से बेटा R- ऑब्टेन होता है, जो कि स्ट्रोंगर बेस है, और एसिडिक हाइड्रोजन पे H+ है। ये रिएक्शन करके RH अर्थात हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देखो रिंग के साथ मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अर्थात बेस आएगा वो ये होगा
और जब इस पर ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, बेंजीन का। तो नंबर 5 में भी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है नंबर 6। नंबर 6 में भी आपके पास गिरगिनिया रिएजेंट है और वही फिनोल है। फिनोल का मतलब एसिड है, वही एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। तो अब की बार गिरगिनिया रिएजेंट से आपके पास जो बेस होगा वो ये होगा, इस पर फिनोल अपना प्रोटॉन ये गिवन करेगा। तो बेटा यहाँ पर बेंजीन नहीं टोलून का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब 6 में बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, टोलून का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके बेंजीन प्रिपरेशन का मेथड भी हो गया। बेंजीन को हम फिनोल के रिडक्शन से बना सकते हैं, हम एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन से बना सकते हैं, मतलब डाइएजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन से बना सकते हैं, हम बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके भी बना सकते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 5.00। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर मोर स्टेबल इन इट्स आयनिक फॉर्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो उसकी आयनिक फॉर्म में स्टेबल है। अब आपको पता है अगर आयनिक फॉर्म में वो स्टेबल है तो इसका मतलब अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर आयनिक फॉर्म में अगर वो एरोमेटिक है तो स्टेबल होगा, अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो स्टेबल भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले में देखो जैसे बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा O- हो जाएगा और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आने से ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक है तो स्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म में नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। सेकेंड के अंदर ये यहाँ से शिफ्ट होगा, O पे माइनस हो जाएगा और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने से 1 पाई पेयर है, और अगर 1 पाई पेयर है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर ये एरोमेटिक हो जाएगा तो इसका मतलब कन्फर्म है ये आयनिक फॉर्म में रहेगा। नंबर सी में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका इस तरह से। अब आप देखो इसमें 3 पाई पेयर है तो यहाँ पर ओड पाई पेयर है, और ये भी एरोमेटिक है, और अगर ये भी एरोमेटिक है तो ये भी आयनिक फॉर्म में रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम, तो ट्रोपाइलियम का पार्ट है। अब आ जाएगा डबल रिंग वालों में। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर इस डबल बॉन्ड को मैं रोटेट करता हूँ तो आपको पता है बोथ साइड 3 मेंबर रिंग है, तो इसका रोटेशन कैसे भी कर दो आप। अगर इसका हम रोटेशन कैसे भी करते हैं तो जरा देखो, एक साइड तो क्या हो जाएगा, जैसे इस पर कर दिया तो माइनस, और वन साइड क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो एरोमेटिक हो जाएगा बट वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपका सेकेंड आयनिक फॉर्म है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, और फर्स्ट में भी नहीं है। अब फिफ्थ में एक साइड 3 मेंबर रिंग है, एक साइड 5 मेंबर रिंग है। मैं इसका रोटेशन 5 मेंबर रिंग की साइड कर देता हूँ। अगर मैं इसका रोटेशन 5 मेंबर रिंग की साइड करूंगा तो जरा देखो क्या बनेगा आपके पास। तो इस तरह से होगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 1 पाई पेयर है, ये भी एरोमेटिक हो गया, यहाँ 3 पाई पेयर है, ये भी एरोमेटिक हो गया, और इसके अंदर बोथ रिंग एरोमेटिक है। बोथ रिंग क्या है बेटा, एरोमेटिक है। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक है तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट ये है, तो ये बेटा एजुलिन का स्ट्रक्चर है, और हमें पता है कि एजुलिन आर द एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक है, तो ये भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट, वो देखिएगा। यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एजुलिन है, और एजुलिन भी आपका क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 रिंग जो है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो इसका आंसर होगा 4.00। इसी के साथ आपका बेटा ये NTA IIT JEE मेंस पेपर कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।